We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तिलक राज कपूर राष्ट्रपति पदक प्राप्त 97 वर्षीय मैं काशी से संबंध रखता हूँ। तिलक राज जी, आप किस तरीके से पाकिस्तान से आए और वहाँ पर क्या स्थितियाँ थी उस समय जिस समय आप आए? कौन सा वो सन था? सबसे पहले मैं नेशनल न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पर बोलने का अवसर दिया, जिससे मेरे विचार दूरगामी तक पहुँचेंगे और लोग इस बात को जानेंगे। मैं सबसे पहले ये जो पहलगाम कश्मीर की घटना हुई है उसकी निंदा करता हूँ, और जो निर्दोष 22 देश के नागरिक मारे गए हैं, जिनकी हत्या की है, उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं जैसा आपने प्रश्न किया है कि मैं बंटवारे के समय यहाँ काशी में पहुँचा था और आज इस काशी में मेरी 5वीं पीढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी 97 वर्ष में मैंने उसी बात को सुना था जिसको 78 वर्ष पहले मैंने प्रत्यक्ष कबालियों द्वारा अपनी कान से सुना था। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे जिस वक़्त वहाँ दंगा हुआ 14 अगस्त सन 1947 को, जब पाकिस्तान ने अपने आप को आज़ाद घोषित किया और उनका झंडा 14 अगस्त का मतलब ये है कि 13 अगस्त की आधी रात 12 बजे 12:30 बजे उनका झंडा फहराया गया और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र आज़ाद इस्लामिक स्टेट के रूप में घोषित किया। और तुरंत उसके 2-4 घंटे बाद ही पूरे पंजाब और सिंध के अंदर कबायलियों ने अपना काम शुरू कर दिया, जो वो काफ़ी समय से कहा करते थे कि एक वक्त आएगा कि यहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं इनको इस धरती से हम भगा देंगे या इनको इस्लाम कबूल करा लेंगे। क्योंकि ये आदिकाल से ये चीज़ चली आ रही है कि इस्लाम के अंदर जब भी लोग हुकूमत में आए तो उन्होंने सबसे पहले जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको अपने इस्लाम में लाने के लिए हर हथकंडा अपनाया था। उसमें यहाँ तक भी कि वो सबसे पहले क्या कहते हैं कि कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ने का मतलब ये होता है कि मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर करके अपने आप को इस्लाम के सामने समर्पित करता हूँ और इस्लाम के लिए जान माल और दिल से मैं उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहता हूँ। तो ये एक किस्म का शपथ होता है, जैसे आप देखते हैं कि कोर्ट कचहरी में शपथ ली जाती है, इसी तरह ये कलमा को एक शपथ के रूप में इस्लाम में माना जाता है। और जैसे ही वो व्यक्ति कलमा पढ़ लेता है वो इस्लाम मुस्लिम हो जाता है और उसको इस्लाम की जो 5 सबसे बड़ी बातें हैं, जो ख़ास बातें, जैसे नमाज़ पढ़ना, जैसे ज़कात देना, जैसे हज करना, जैसे रोज़ा रखना, ये इस प्रकार से ये 5 चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और वो एक कट्टर मुसलमान बन जाता है। और उसके बाद वो जितने भी और दुनिया के लोग हैं उन सब को वो जो गैर मुस्लिम हैं उनको वो काफिर समझता है। और वो अपने आप को ये बात कहीं किसी जगह भी उनका जो ग्रंथ है, यानी जिसे कुरान मजीद कहते हैं, उसके अंदर भी ये बात नहीं लिखी, लेकिन चंद एक लोगों ने इस बात को उसके साथ जोड़ दिया कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है और काफिर को जान से मार डालो तो वो आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, आप सीधे 700 हूरों के पास पहुंच जाएंगे।
ये प्रचार प्रसार उन लोगों ने गलत करके पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रचार किया और उसी प्रचार पर हमारे कट्टर इस्लाम भाई चल रहे हैं। ये बताइए, ये चीज़ आपने उस समय महसूस की, देखा उसको, कत्लेआम को? कत्लेआम के अंदर मैं स्वयं शामिल था। ये 14 अगस्त सुबह का वक्त था कि जहाँ हम लोग रह रहे थे, लगभग 60-70 लोग, जिसमें औरतें भी थीं, आदमी भी थे। और जब देखा कि ये दूर से लगभग 200 लोगों का जत्था जो बिल्कुल ही कबायली और ढोल बजाते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा जो मोहल्ला जहाँ हम लोग रहते थे ये लाहौर से करीब 130 किलोमीटर पर वो, और इसी प्रकार से वो सिर्फ़ एक जगह नहीं, वो जहाँ जहाँ भी उनके ये ऑफिस थे, ये जहाँ जहाँ भी संगठन था मुसलमानों का, वहाँ उन्होंने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी कि 14 अगस्त को हम ये इस तरीके से जो हिंदू हैं उनको हम मुसलमान बनाएंगे और या उनको काट देंगे, मार देंगे, सब कर देंगे। तो जब वो मुसलमान हमारी तरफ बड़े, जिनको कबायली कहते थे, वो अलग तरह का वस्त्र पहने हुए थे और कई टीमों में थे। पहली टीम जो आई तो उन्होंने सबसे पहले हमारे घरों के अंदर से घोड़े, भैंसें, गाय वो खोल करके ले गए। दूसरा टीम आया, उसने आकर के जितना सामान घरों के अंदर था वो सब ले गया लूट करके। तीसरा यूनिट आया उनका, उन्होंने आकर तेल लगाया, और चौथे ने आग लगा करके मकानों को हमारे सामने जलाना शुरू कर दिया। और जब मकानों में आग लग रही है तो आदमी वहाँ से ज़रूर भागेगा ही, और भागकर जो दूर वहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कैंप लगा था, उसी कैंप में जाना था जहाँ मिलिट्री का पहरा था। और जो आदमी उस कैंप में पहुँच जाता था वो उसकी हिफाजत मिलिट्री करती थी। लेकिन जैसे ही आक्रमणकारियों ने हमारे पर हमला किया और पीछे दौड़े, हम लोग आगे दौड़े, तब तक क्या देखा कि दूर से एक मिलिट्री की गाड़ी आ रही थी, और वो गाड़ी मुसलमान मिलिट्री नहीं थी, हिंदू थी। और चूँकि 14 अगस्त था और उसी वक़्त ये रक्षाबंधन का त्यौहार था, उन्होंने अपने हाथ में रस्सी बांधी हुई थी, तो हम लोगों की जान में जान आई। उन्होंने आकर गोलियां चलाई तो 1-2 कबायली ढेर हुए और बाकी वो पीछे रह गए। तब तक हम लोगों को मौका मिला, और फिर भी उन्होंने 2-4 हमारे लोग जो साथी थे, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले जो साथ में चल रहे थे, उन 2-3 औरतों को मार डाला। और उसके बाद हम लोग वहाँ दौड़ भाग करके कैंप में दाखिल हुए। जो उस समय हालात थे, बड़ी मुश्किल से आप भारत पहुंचे होंगे, वो हालात आज भी दिखाई देते हैं? वो हालत आज भी दिखाई देते हैं, और उस वक़्त हम लोगों ने इस बात को महसूस किया था कि ये जो इतनी भारी गलती हुई है उस वक़्त सत्ताधारियों से, ये गलती का नतीजा आज नहीं मिलेगा, कल भारत के बाकी जो लोग हैं उनको मिलेगा। ये कल्पना की गई थी, और ये चिल्ला कर हम लोगों ने सभी लोगों से कहा कि आप सतर्क हो जाइए, लेकिन यहाँ कोई भी सतर्क नहीं हुआ। उन्होंने जब हमारा धरती बांट लिया, हमारी ज़मीन बांट ली, जो उनका हिस्सा उनके हवाले कर दिया, तो उसके बाद तो फिर यहाँ मुस्लिम भाइयों को अगर रहना भी था तो जिस हैसियत से यहाँ रह रहे हैं वो ऐसा ये रहना उचित नहीं था, लेकिन वो यहाँ रहे। अब हालात ऐसे हैं कि उसी में से चंद एक जो कबायली टाइप के या जो आतंकवादी टाइप के हैं, जो इस्लाम के कट्टर लोग हैं, वो अब आज उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। और आज नहीं तो कल एक आगे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, उसके बाद दूसरा बंटवारा इस धरती पर जो बची है भारत की, उसमें भी हो सकता है। क्या मांग करते हैं इस घटना के बाद, पहलगाम हटने के बाद सरकार से? सरकार से ये मांग करते हैं कि हमको, यहाँ की जनता को, यहाँ के नागरिकों को सबसे पहले शांति चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ काटने का माहौल चाहिए। तो ऐसे हालात में सड़कें बाद में बने, पुल बाद में बने, सबसे पहले
हमको जो यहाँ आतंकवाद है, अगर आज बॉर्डर पर, आज सीमा पर कहीं भी होता है तो क्या वो सीमा तक सीमित रहेगा? नहीं, वो आबादी के अंदर आएगा। और इससे पहले आपने देखा है कि 2-2, 3-3 जो पाकिस्तान से जंग हुए हैं, उसके अंदर यहाँ के लोग कितने परेशान हो गए और हम लोग बहुत पिछड़ गए, बहुत पिछड़ गए। इसलिए सबसे पहले सारे काम छोड़ करके हम लोगों को ये जो आतंकवाद है या जो गलत कदम उठाया जा रहा है, राष्ट्र के खिलाफ जो लोग सोच रहे हैं, उस सोच में परिवर्तन करना होगा। 97 साल के तिलकराज कपूर बताते हैं कि जो हालात 13 अगस्त 1947 को थी, वो हालात आज भी कश्मीर में उसी तरीके से बने हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद को जड़ से जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहने वाला नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से बंटवारे के समय किसी तरह अपनी जान बचाकर वो भारत तक पहुंचे, पर हर कोई इतना खुशनसीब नहीं था। और जो उस समय हुआ वो आज भी कश्मीर में हो रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो कहानी है, वो कहानी का अंत हुआ नहीं है अभी। दरअसल वो कहानी आज भी बदस्तूर उसी तरह चली आ रही है। इसीलिए अब ज़रूरत है भारत सरकार को आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की, ताकि हमारा राष्ट्र, हमारा देश सुरक्षित हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।